नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में उस्ताद हस्तियों को बुलाते हैं, इसी तरह आज एक मुहक्किक, एक अपनी ज़ात में अंजुमन, एक नहायत ही मिलनसार शख्सियत हमारे हम रुकाब हैं, इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। मेरा इशारा है मोहतरम मलिक कैसर अब्बास अलवी साहब, जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं करता। चीदा चीदा लोग करते हैं, खाल खाल लोग करते हैं, और वो काम रिसर्च है दोस्तों, तहकीक है। बहैसियत पाकिस्तानी कौम, बहैसियत मुसलमान, हमारी तहकीक तरक्की याफ्ता दुनिया के सामने बिल्कुल ज़ीरो है। शुक्र है कोई तो है जो हम में इस तरफ निकला। तो मलिक कैसर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया। आप जैसी उस्ताद हस्तियाँ, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अदब में जितना आपका नाम है, और ख़ासकर एंकर पर्सन के तौर पर और रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर आपकी एक बहुत बड़ी काविश है अदब को ज़िंदा रखने में और रिसर्च को ज़िंदा रखने में, और लोगों को अपने मुल्क से रुशनास करवाने में। तो मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ अपनी जो सरजमीन है आपकी तहकीक की, कब ये पौधा फूटा, बचपन में कहीं के लड़कपन में के जवानी में, कहाँ इसकी दाग बेल अंदर कहीं पड़ी कि आप इतना बड़ा काम है, यकीन कीजिए ये कोई नहीं कर रहा। तहकीक पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं चलती, कहीं पर भी कोई हमें चिंगची बना के दे देता है, हम उसमें 6-8 चढ़ के बैठ पड़ते हैं। कोई आकर हमें जूसर मशीन बना देता है, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं। लेकिन आप जैसी उस्ताद हस्तियाँ, यकीन कीजिए मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से। अगर उन्होंने आप जैसे उस्ताद हस्तियों की कदर करके आपसे कुछ सीखा, और अगर ना सीखा तो यकीन कीजिए हमारी बदकिस्मती में एक और पन्ना लिख दिया जाएगा कि हम सोए रहे। क्या ज़रा सा अपना बताइए कि तहकीक जो आप, कभी आपके आदम तहकीक होती है, कभी आप 60 लाख या 60,000 साल पुराने फॉसिल तलाश करते हैं, उसमें ज़िंदगी की रमक देखते हैं, वो किस टाइप की ज़िंदगी गुजर रही थी। ज़रा हमें ज़ियापाशी कीजिए इस पर। जनाब, मैंने जब शुरू में मेरा जो वक्त था, तो तारीख से एक ख़ास लगाओ, और पहले जो है मैं मुख्तलिफ जो जगहें हैं वहाँ पर खिताबात किया करता था। नौजवान जो हैं वो हमसे राब्ते में रहते थे, तो जब मैंने खिताबात का सिलसिला, तो एक था कि एक आपकी स्पेस है, वहाँ तक लोग आपके साथ आ जाते हैं, ऐसा ही है जी, बिल्कुल। और जो लिखने वाला, तहकीक वाला काम है, अब मैं उस हवाले से क्योंकि इन टच रहता था किताबों से, और जब यूट्यूब पर या मैं फेसबुक पर या इवन कि गूगल के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें तलाश करने लगता था। जिस तरह एक महफिल में आपसे गुफ्तगू हुई थी हमारी, जहाँ पर निजी महफिल थी हमारी, जब हम किसी तहकीक पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने कहा था मैंने तो नहीं ये सुनी, ये बातें बिल्कुल मेरे लिए नहीं थी। हाँ। बिल्कुल तो मैंने हल्का हल्का सा टच आज भी दिया है कि आपने उस दिन बताया कि फॉसिल इंसानी तहजीब से भी पहले के मिलते हैं, और वो लोग बड़े अजीब कद्दो खाल के थे। मुझे सब कुछ याद है। तो मैंने ये देखा राज भाई कि इस हवाले से हमें किताबें लोग पढ़ना छोड़ गए, तो अब कम से कम उसका खुलासा बनाकर लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि जब हम खिताब कर रहे होते तो ऐसी खुश्क महफिलों में भी कुछ ज़्यादा लोग नहीं आते। तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने मुख्तलिफ अखबारों से इब्तिदा की। उसमें जब सबसे पहले मैंने लिखा, तो मैं शुक्रगुजार हूँ वसाफ का, वसाफ अखबार, बड़ी काविश है उनकी। मैं सलाम पेश करता हूँ
مطلب حنیف لودھی صاحب کو ایڈیٹوریل میں ہوتے تھے. تو تو ان کو سلام ہے کہ ان کی وجہ سے میرے اس کام کو کہیں پہلے ایڈیٹوریل پیج کے اندر چھوٹی سی جگہ ملی, اور پھر انہوں نے ہی مجھے ماشاءاللہ آگے کہا کہ آپ اتنا مٹیریل بھیجتے ہیں لیکن ہمارے پاس لگانے کی جگہ نہیں ہوتی, تو یہ تو کہیں اور چھپنا چاہیے, تو آپ میگزینس میں کیوں نہیں ٹرائی کرتے ہیں؟ اچھا, سنڈے میگزینس میں. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے اور زیادہ پھر تو کوشش کی. تو جب انہی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی اس وقت ہمارے سنڈے میگزین کے اندر جو ہے نا وہ لگ سکتی ہے, اب میں نے دیکھا ہے پوٹینشیل ہے آپ کے اندر. تو اللہ نے کیا, میں نے بھیجا اور وہ چھپنا شروع ہو گیا. یہ اوائل دور تھا آپ کا؟ اوائل دور تھا, آج سے تقریباً 12 سال 10 سال تقریباً, تقریباً اسی طرح 2014 کی بات, 2014 کی بات ہے. تو وہاں پر لگنا شروع ہوا. پھر سوشل میڈیا کے نیا نیا آیا, اور اس وقت یاد ہے, آج تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں نا, اس وقت ہم بلاگ پڑھا کرتے تھے, بلاگ. اب اس کے اندر تھا سب سے پہلا بلاگ جو شروع کیا وہ ایکسپریس نے شروع کیا, ایکسپریس اردو بلاگ کے نام سے. تو میں نے اپنی تحریر وہاں پر بھیجنا شروع کی. وہاں پر پھر ایک اور مہربان مل گئے آپ جیسے قدردان لوگ کراچی میں. وہ کون صاحب تھے؟ تو فہیم پٹیل صاحب وہاں پر ہوا کرتے تھے. پٹیل جی, بالکل بالکل کے نام ہے جی, وہ بلاگ انچارج ہوا کرتے تھے, انہوں نے مجھے جگہ دی. پھر اسی طرح آگے آنے والے وقت کے اندر ندیم نظر صاحب کا نام نہ لوں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, جو اس وقت بھی مشرق اخبار کے ساتھ منسلک ہیں. اچھا حضور, کہاں کہاں دقت ہوئی آپ کو؟ اتنا کچھ مواد, آپ کی زبان جو تھے سارے تو سمجھتے نہیں تھے کہ کتنے لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی تھی, خشک کر کے اسے چھوڑ دیتے تھے, تو ایسے میں دل برداشتہ بھی ہوتے ہوں گے آپ. بڑی مزے کی بات ہے. اب یہ بھی ایک قصہ ہے کہ میں کس طرح یوٹیوب کے اوپر آیا. یہ ایک حادثہ تھا, اب میں نام نہیں لوں گا, میں نے کہا کن کو لکھا اور انہوں نے اس میری لکھی ہوئی تحقیق کو پر انکار کر دیا. میں بڑا فرسٹریٹ ہوا. میں نے چاند پر تحقیق کی. چاند کے اوپر میں نے جب یہ تحقیق کی 1857 سے لے کے اور 2017 تک کے اس کے جو حالات تھے ان کو لپیٹا, مطلب ان کو جمع کیا. ناسا سے میں نے وہ ڈیٹا نکالا کہ کب کب چاند گرہن لگے, اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک میں نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ چاند کا مد و جزر کا اثر اگر سمندر کے اوپر ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو اس کو انکار کر دیا گیا. اچھا, اس کو کہا کہ جی بہت لمبا ہے, اب اس کو ہم کیسے جگہ دیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اس کو یوٹیوب پہ ہی کریں گے. تو یوٹیوب نیا نیا تھا, سمجھ بھی اتنی نہیں تھی, تو میں نے کچھ سیکھا بھی. یہ پہلی بات ہے کہ میں نے خود ویڈیو بنانا, ایڈٹ کرنا, ریکارڈ کرنا, یہ ساری چیزیں پھر میں نے خود سیکھی, اور وہ میری تحقیق آج بھی میرے چینل کیسر ریسرچ کے اوپر اوائل کی ویڈیوز کے اندر آج بھی وہ موجود ہے. ناظرین دیکھیے کہ ایک ریسرچر کو, ایک محقق کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا. ایڈیٹنگ کرنے کی ٹیم ان کے پاس نہیں تھی, تو یہ نہیں انہوں نے کیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے, انہوں نے سب کچھ کام خود کرنا شروع کر دیے, اور مزہ بھی آیا ہوگا آپ کو. میں نے بہت کچھ سیکھا, میں نے راز بھائی بہت کچھ سیکھا. اچھا, یقین کریں مجھے دلچسپی یہاں پہ پیش آئی کہ جب میں ریکارڈ کرتا تھا تو میری آواز میں نا وہ پرابلمز رہ جاتے تھے, جس طرح اس طرح ہم کرتے ہیں. اچھا, جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ پرابلم آ رہی ہے, تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر مجھے نئی تحقیق کرنی پڑی. تو میں ویورز بھی شاید انجوائے کر رہے ہو کہ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ بھائی یہ ختم ہونا چاہیے, یہ کیسے ختم ہوگا. آہستہ آہستہ تو پھر میں آڈیو ایڈیٹنگ کی طرف بھی پڑ گیا. آڈیو ایڈیٹنگ میں پھر یہ سب کچھ نکال دیا جاتا ہے. ہاں, تو پھر اس سے مجھے روشناس, میں یہ شکر گزار ہوں ان صاحب کا یا ان لوگوں کا, ان اداروں کا کہ آج تو تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں جتنے میرے لوگ نوجوان بیٹھے ہیں, سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً پرنٹ میڈیا ختم ہوتا جا رہا ہے, اور اب وہ یوٹیوب والا میڈیا جو ہے, میرا چینل بہت پرانا ہے, تو اب وہ لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں, اس طرف لوگ زیادہ آ رہے ہیں, اور اچانک یعنی میرے سبسکرائبر بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب لوگ ان تحقیق کی طرف جانا شروع ہو گئے, کیونکہ اب جیسے
कंपटीशन आया ना तो लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। अब जो हम पहले लिखा करते थे तो वो कम लोग उसके ऊपर देखा करते थे, लेकिन अब जो है हमारी व्यूअरशिप बढ़ गई है, तो जो लोग काम करना चाहते हैं तो जरूर इसके ऊपर काम करें, मैं यही कहूँगा। बहुत लेकिन साहब मैं एक बात कहूँगा कि आपकी तरह कोई नहीं लिख सकता, आप पता है कि कौन करे, कौन H2O को खोल के देखे कि कितने इसमें ऑक्सीजन के वो मॉलिक्यूल और वो जितने वो आइटम होते हैं, आप तो यूं खोल के बाल की खाल उतार के रख देते हैं। और बात ऐसा कौन करेगा? एक बात और कहूँ, व्यूअर्स के लिए भी बड़ी बात होगी कि ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर वक्त नहीं देते, क्योंकि ये भी तहकीकी है, ज्यादातर अपने आप में गुम होते हैं, शायर है बहुत जबरदस्त, नई से नई सोच तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी इंसान से कोई बातें निकलवाना इंटरव्यू के अंदर इनसे सीखे। सलामत रहिए, सलामत रहिए। ये सब कुछ नाज़रीन अगर ना किया जाए तो फिर ये किताबें बंद की बंद पड़ी रहे, इनको कौन खोल के देखे, और इनके अंदर की ये खूबसूरत ये जो बातें हैं, आपने इनके लहजे से भी देखा होगा कि इसके अंदर जहाँ लिखना है, जहाँ पढ़ना है, वहाँ इनका लहजा बहुत काम करता है। इनकी वीडियोस को सच्ची बताऊँ, आज मैं लोगों के सामने इतराफ़ कर रहा हूँ, सर मलक कैसर अब्बास अलवी साहब, इतराफ़ कर रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू सुनने के बाद मेरा मन किया कि मैं और सुनूं। लहजा आपका बड़ापन है, क्या बड़ी बात है। वो हजरत अहमद फराज ने बड़ा प्यारा कहा था कि सुना है कि उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। क्या तो कहने मैं फिर इनसे बात करूं, और आज उठा के हम आपको ले एहसान आपका जी, आपने बहुत कुछ हमें दिया। और एक चीज मैं और आपसे सर पूछना चाहूँगा, हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम, बहैसियत मुसलमान, तहकीक की तरफ कितने साल तकरीबन और हमें लगेंगे कि हमारे बच्चे बच्चे तक ये चीज़ पहुंच जाएगी? हर कोई कोशिश करेगा कि हम अपनी चीज़ बनाएं। मोटरसाइकिल है तो किसी का, साइकिल है तो किसी की, पेन है तो किसी का, अपना सब कुछ बनाना कब हम शुरू करेंगे? अब ये बताएं कि जब कोई भी बादशाह का दौर था, मुस्लिम दौर ही देख लीजिए, जिसे हम गोल्डन ईरा कहते हैं, तो उसके अंदर जाबिर बिन हयान, अबू अली सीना, ये जितने भी लोग बने, बिल्कुल जी, अगर कोई सरपरस्ती करने वाला ना होता तो ये बन सकता नहीं बनते थे जी। यकीन कीजिए, दायरा गोल ही न रहता, गोल दायरा बनाने वाले तो पता नहीं कोई कौन से मुहक्किक थे। वो सुना है कि ठीक आखिरी वक्त उनकी शहादत हो गई मुसलमान साइंसदानों, और कहते हैं कि मरते मरते भी उन्होंने वो गोल दायरा जो है वो मुकम्मल किया। आज दुनिया उसके ऊपर 100 चीज़ें बनाती है। आज हमारा जितना भी इन्वेस्टर है, अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर जो टाटा इंस्टीट्यूट है ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा सेटअप है जी, बहुत बड़ा सेटअप। वहां वो लोग जो बंदा तहकीक कर रहा होता है, तो इन लोगों को उठा लिया जाता है, जो अच्छा माइंड होता है, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ठीक है, इसी तरह आज हमारे जितने भी जितने हमारे जो पावरफुल लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह लें कि आप 100 कारोबारों के अंदर पैसा लगाते हैं, कभी इंसान पर पैसा लगा के देखिए, इन नौजवानों के ऊपर पैसा लगा के देखिए, अपने इन यूनिवर्सिटीज पे पैसा लगा के देखिए, उन रिसर्चर्स पे, उन साइंसदानों पर पैसा लगा के देखिए, यही लोग आपको बहुत सारी चीजें इजाद करके देंगे। क्या बात है। जिस तरह आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने, मैं अक्सर यूट्यूब पर या फेसबुक के ऊपर वीडियोस देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे ने बहुत सारी चीजें इजाद खुद अपने पैसों से, खुद अपनी कोशिश से इजाद की। मलिक साहब, मैंने एक ट्रैक्टर देखा बना हुआ, होंडा 70 का इंजन अंदर है, और उसकी टोटली बॉडी मैसी फॉरगॉसन, पता नहीं कौन 656 नंबर के वो कोई था, उसकी सेम शेप वो है, और दुनिया खड़ी हो के उसकी तस्वीर ले रही है। और जब उससे पूछा गया कि क्या तालीम है तुम्हें, ये वो, तो उसने कहा मेरी कोई तालीम नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ उस्ताद और कुछ वो छेड़ी थोड़ी ली और उससे ठोक जाके मैंने चीज बना ली। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम रिसर्च वर्क को ही देख लें,
थिंक टैंक्स बहुत नाम के हमारे पास मौजूद तो होंगे, लेकिन आज तक वो थिंक टैंक्स जितने भी हैं अपनी रिसर्च को पब्लिक करके क्या हासिल किया? हमने कितने अपने वो जो है मफादात गेन किए? हमारी नस्ल के अंदर कितना कुछ पोटेंशियल उससे पैदा हुआ है? आज वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह मैं साथी तौर पर YouTube के ऊपर आया, तो इस YouTube के ऊपर अगर काम करने वाले, जो अपनी तहकीक करने वाले लोगों की जहन साजी के ऊपर अपने आप को खर्च करे, तो क्यों नहीं होगा? अभी मेरी एक वीडियो आने वाली है कि मैं अगर एक बिल्कुल अनपढ़ सा आदमी, मैं खुद को अनपढ़ कहता हूँ जी क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, अगर ये तहकीक कर सकता है कि हमारे ट्रेड में पोटेंशियल एक्सपर्ट कितनी है, वो आने वाले दिनों में एक मेरी वीडियो आ रही है, इसके ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो भी पाकिस्तान के इदारों के डाटा को इंटरनेट से लोड करने के बाद। तो क्या दूसरे लोग ये काम नहीं कर सकते? क्या ये सब कुछ हुकूमत नहीं देख रही? क्या ये इदारे नहीं देख रहे? या हमारे वो रिसर्चर्स, हमारे थिंकर्स नहीं देख रहे? अब अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो वहां पर टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियोस बनाने वाले कितने हैं, मोटिवेट करने वाले कितने हैं, अपने किसानों को नए से नए आइडियाज देने वाले कितने हैं, और यहाँ पर कितने हैं? क्या हम सिर्फ नाच गाने के लिए बने? क्या हम सिर्फ एक दूसरे को बुला भला कहने के लिए बने? या आज जो बच्चा सियासत के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, 14-15 साल का, 16 साल, 18 साल का, वो सियासत में ही रहना चाहता है? अगर हम सारे ही सियासतदान बन जाएंगे तो मुल्क कौन चलाएगा? कोई भी नहीं आया। यही तो उद्यम है कि सब कुछ। खैर साहब, आपका एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने कीमती टाइम से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। आप हम बारे दिगर आपकी तमाम टीम है जो आपके साथ लोग काम करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आप नहीं जानते कि किन किन से मिलके आपको यहाँ मदऊ कर सका हूँ और आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। एहसान मंद हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी 2 लफ्ज़ों में कोई मैसेज इस वक्त पूरी कौम आपको बल्कि इवन पूरी दुनिया देख रही है, क्या कहेंगे? इंसानियत के लिए क्या मैसेज है आपके पास? बस यही कहूँगा कि जो हार होती है जंग के अंदर, इंसान नहीं हारता, उसका जज्बा हारता है। जब आप हार तस्लीम कर लेते हो उस वक्त आप हारते हो। क्या बात है, वाह। यानी तस्लीम नहीं करना कि आप हार गए। गोल्डन वर्ड्स बहुत। इसी तरह आगे बढ़े। नाकामी जो है, हर एक नाकामी जो है आने वाली कामयाबी का इशारा है। क्या बात कही जी, क्या बात कही। बहुत बहुत ये नौजवानों के लिए, सबके लिए बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपका एक एक लफ्ज़ हमारे लिए जबील कीजिए की किताब है। हम आपसे बहुत सारा इस्तेफादा करेंगे। आप वादा कीजिए कभी कभार वक्त निकाल के आप हमें ज़रूर वक्त दिया करेंगे। आपके काम ऐसे नहीं है कि ख़त्म हो गए हैं। आपकी जो अगली तहकीक है उसके ऊपर फिर मैं चाहूँगा कभी आप व्यापाशी करें कि लोगों तक आपकी खूबसूरत तहकीक पहुँचे, लोग शौक़ पैदा करें कि हमें भी ये सब कुछ करना चाहिए। इसके साथ ही अज़ीज़ दोस्तों, नाज़रीन, इसी तरह लोगों का हुजूम रहेगा, आते रहेंगे और हम अपने हिस्से का काम करके हम भी एक दिन ज़मीन ओढ़ कर सो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि कुछ अगले सफ़र की तैयारी कर लूँ। खुदाए बुजुर्ग बरकत की ज़ात उस इंसान से खुश होती है जो उसकी मखलूक के लिए भलाई के काम कर रहा हो। मलिक कैसर अब्बास साहब, आपकी तहकीक, आपका जद्दोजहद, आपकी सारी इंसानियत की भलाई के लिए है। मुझे ये जज्बा आपका बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हमें भी इनके नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता करे। अजीज़ दोस्तों, दौरान गुफ्तगू 100 गलतियाँ हो जाती हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से अगर किसी के दिल पे गिरा गुजरा हो मेरा कोई जुमला, मेरा कोई लफ्ज़, मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। और इसी तरह हमारे साथ जमे रहिएगा। आपके हम प्रोग्राम को समेटते हैं। आपकी जो फिर आपसे मुलाकात होगी नए जज्बों के साथ, नए लफ्ज़ों के साथ, नए मेहमान के साथ ढेरों बातें हम करेंगे। तब तक के लिए मुझ खाकसार राज हिलमी को और मोहतरम कैसर अब्बास, मलिक कैसर अब्बास अलवी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।